नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं प्रिंस मिश्रा एक बार फिर आपके बीच। आज का मेरा टॉपिक है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 शीर्षक से कमाए गए आय, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कमाए गए 5 सोर्स के आय को जोड़कर सभी कटौतियां घटाने के बाद जो प्रत्येक आय के साधन पर दी जाती है से प्राप्त को जोड़ने पर हमें सकल कुल आय की प्राप्ति होती है, जिसे हम ग्रॉस टोटल इनकम के रूप में जानते हैं। इनकम टैक्स के द्वारा इस ग्रॉस टोटल इनकम पे अलग से और छूट दी जाती है, उसके बाद हमें टैक्सेबल इनकम की प्राप्ति होती है। तो ग्रॉस टोटल इनकम पे ऐसी कौन सी छूट है जो आपको दी जाती है, उसका हम अध्ययन इस पीपीटी में करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम में सेक्शन 80C CC से लेकर 80U तक की छूट प्रदान की जाती है। आइए हम उसे क्रम से देखते हैं। सबसे पहले 80C। 80C में एक इंडिविजुअल के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा, एक वेतनभोगी के द्वारा करदाता जीवन बीमा के लिए चुकाई गई राशि, प्रीमियम की राशि, भविष्य निधि में चुकाई गई राशि, सुकन्या समृद्धि में चुकाई गई राशि, पेंशन फंड में अंशदान अगर करता है तो 80CCC यह अंशदान 1,50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। अर्थात 80CCC की सीमा में जो कुल कटौती प्रदान की जाती है उसकी सीमा कभी भी 1,50,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसी में आगे है 80CCD। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से NPS लागू किया है। इसके अंतर्गत कर्मचारी द्वारा दिए गए अंशदान की रकम और केंद्र सरकार द्वारा जमा कराए गए अंशदान की रकम अथवा वेतन का 10% जो दोनों में कम हो, इस छूट की पात्रता 80CCD सेक्शन में होती है। इसको 80CCD1, 80CCD1B के रूप में भी एक्सप्लेन किया गया है। 80CCD जिसमें आपका नियोक्ता का अंशदान, 80CCD1B जिसमें कर्मचारी का योगदान का पृथक से छूट 50,000 की सीमा तक प्रदान की जाती है। यह छूट उसी स्थिति में प्रदान की जाएगी जब उस व्यक्ति के द्वारा 80CC में दी जाने वाली 1,50,000 छूट की सीमा को पूर्ण कर लिया गया है और उसके बाद उसके पास NPS की राशि अतिरिक्त के रूप में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में उसे 50,000 रुपए तक की छूट की पात्रता 80CCD1 में पृथक से होती है। इसी कड़ी में 80CCG सूचीकृत साधारण अंशों में विनियोग करने पर एक भारत के निवासी को 25,000 रुपए या जमा की गई या विनियोग की गई राशि के 50% जो दोनों में कम हो छूट की पात्रता होती है। परंतु ऐसे करदाता का कर योग्य आय 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम पढ़ते हैं 80D, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चिकित्सा बीमा प्रीमियम एक व्यक्ति के द्वारा अपने अपने परिवार या अपने स्वयं के स्वास्थ्य संबंधी बीमा हेतु चिकित्सा प्रीमियम चुकाया जाता है तो 25,000 रुपए तक की छूट की पात्रता उसे होती है। वरिष्ठ नागरिक के दशा में यह बढ़कर 50,000 रुपए मानी जाती है। स्वास्थ्य के निवारक रोकथाम जांच पड़ताल हेतु व्यय के लिए अधिकतम 5,000 रुपए शामिल किया जाता है। 80DD विकलांग व्यक्तियों की देखभाल। हम नियोक्ता मतलब एक करदाता के ऊपर आश्रित परिवार के सदस्य के द्वारा विकलांग व्यक्ति की देखभाल एवं चिकित्सा उपचार पर किए गए खर्च के संबंध में 75,000 रुपए छूट की पात्रता होती है और यदि वह और असमर्थता की दशा में 100% मोर देन 75% डिसेबल्ड है तो 1,25,000 रुपए छूट की पात्रता इस धारा के अंतर्गत बनती है। 80DDB स्वयं तथा आश्रित रिश्तेदार के चिकित्सा उपचार में किए गए व्यय के संबंध में है।
जो कि 40,000 की सीमा तक बताई गई है। वरिष्ठ नागरिक होने पर जो हम पर आश्रित हैं उन पर किए गए खर्च की दशा में यह बढ़कर 60,000 है और अति वरिष्ठ होने पर यह बढ़कर 1,00,000 रुपए तक की पात्रता होती है। 80 उच्च शिक्षा ऋण के लिए अगर आप ऋण लेते हैं उस पर जो ब्याज की कटौती होती है उसकी पात्रता आपको यहाँ पर मिलती है 80E में। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए यदि एक व्यक्ति के द्वारा बैंक से लोन लिया गया है तो उस पर जो ब्याज भुगतान उसके द्वारा किया जाता है उस ब्याज का छूट पूरी सीमा तक 80E में उन्हें प्राप्त होती है। 80EEB वर्तमान में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का चलन बढ़ता जा रहा है और उसे और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्रय करने हेतु लिए गए ऋण के ब्याज पर कटौती एक व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसकी सीमा 1,50,000 रुपए बताई गई है। 80G यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है जो यह बताता है कि हम दान देते हैं तो इसके अंतर्गत हमें छूट की पात्रता होती है। अब दान को हम ध्यान से समझें। दिए गए दान को ही 100% और 50% छूट की पात्रता होती है और कभी कभी दिए गए दान और क्वालिफाइंग अमाउंट में जो दोनों में कम होता है उसका 100% या 50% छूट की, क्वालिफाइंग अमाउंट का 100% या 50% छूट की पात्रता होती है। यदि हम गवर्नमेंट को दान देते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड जगहों को दान देते हैं तो हमें दिए गए दान का 100% छूट की पात्रता बनती है। कुछ गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड जगहों पर दान दी जाती है तो उसमें दिए गए दान का 50% हमें छूट की पात्रता होती है। अगर हम कुछ दान ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइंग बेस्ड होते हैं। क्वालिफाइंग मतलब होता है कुल प्राप्त आय माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC टू 80U एक्सेप्ट 80G का 10% हम निकालते हैं, उसे हम क्वालिफाइंग अमाउंट बोलते हैं। उस क्वालिफाइंग अमाउंट का 100% या 50% या दिया गया दान जो दोनों में कम होगा उसकी छूट की पात्रता नियमानुसार होती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगला है 80GG किराए के भुगतान के संबंध में कटौती। एक वेतनभोगी करदाता जिसे एचआरए नहीं मिलता तथा किराए के मकान में रहने वाला गैर वेतनभोगी करदाता व्यक्ति अथवा संयुक्त हिंदू परिवार निम्न में से कम रकम कुल आय के 10% से अधिक चुकाया गया किराया हो, कुल आय का 25% हो या 5,000 रुपया प्रति माह, जो तीनों में कम होगा उसे इस सेक्शन के अंतर्गत छूट की पात्रता होती है। अगला है 80GGA वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य और ग्रामीण विकास संबंधी कार्यों हेतु दिए गए दान के संबंध में भुगतान की गई राशि का 100% संपूर्ण राशि कर मुक्त मानी जाती है। उसी प्रकार 80GGB और 80GGC राजनीतिक दलों के लिए दिए गए अनुदान के संबंध में यहाँ पर भी 100% छूट की पात्रता होती है। ऐसे सभी करदाता जिनकी व्यापार पेशे से आय शीर्षक में इसको शामिल नहीं किया गया हो, कंपनियों एवं अन्य करदाताओं को छोड़कर अन्य सभी करदाता इसमें स्थानीय प्राधिकरण तथा कृत्रिम न्यायिक शक्ति शामिल नहीं किए गए हैं। अगला है 81A आधारभूत संरचना विकास उपक्रमों के लाभ। दूरसंचार सेवा वाले उपक्रम अन्य उपक्रम को दिया जाता है तो कर निर्धारण वर्ष तक 100% और अगले 5 कर निर्धारण वर्षों तक 30% छूट की पात्रता होती है। लगातार 10 कर निर्धारण वर्षों तक लाभ की 100% कटौती की पात्रता होती है अन्य उपक्रम की स्थिति में। यह हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए केवल वही है जो व्यक्तिगत करदाता है, सभी करदाता है वो हमारे लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। 81AC कुछ विशेष राज्यों में स्थापित उपक्रमों के संबंध में कटौती ये सभी करदाता को प्राप्त होता है जो कि हमारे लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एप्लीकेबल नहीं है। 81B गैर आधारभूत संरचना विकास उपक्रम के लाभ ये भी सभी करदाता को होता है जो हमारे लिए एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं है। अगला है 80ID राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में, ये सभी करदाता के लिए है। होटल व कन्वेंशन केंद्र के लाभों के संबंध में कटौती सभी करदाता के, लेकिन हम उस पर नहीं आते क्योंकि हम यहाँ छत्तीसगढ़ में हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थापित कुछ
निश्चित उद्योगों के लाभों के लिए संबंध में कटौती है, यह हम पर लागू नहीं होगा। 80 JJ जैव श्रेणीकरणीय अवशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यापार के लाभ सभी करदाताओं के लिए है और संपूर्ण जो इससे लाभ होता है वो 5 वर्षों तक छूट दी जाती है। 80 JJAA नए कर्मकारों का वेतन है, पूर्णतः छूट। 80P ये भी टैक्स फ्री है। 80QQB पुस्तकों के लेखों को प्राप्त रॉयल्टी के संबंध में है। भारत में निवासी पुस्तक लेखक को प्राप्त रॉयल्टी की रकम 3 लाख जो दोनों में कम हो छूट की पात्रता होती है। एक स्वयं रॉयल्टी के संबंध में कटौती, भारत में ऐसे करदाता को यह कटौती मिलेगी जो पेटेंट का मूल आविष्कार करता हो, इसमें भी यह सीमा 3 लाख रुपए तक बताई गई है अधिकतम, या जो दोनों में कम हो। 80TTA बचत खातों पर ब्याज के संबंध में कटौती, व्यक्ति वरिष्ठ नागरिकों के अंतर्गत होता है ना, बचत खातों पर ब्याज की रकम का योग 10,000 जो दोनों में कम हो, मीन्स अधिकतम सीमा 10,000 रुपए तक छूट की पात्रता होती है अगर हमें बचत खाता में ब्याज प्राप्त होता है। वरिष्ठ नागरिकों के अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा ब्याज के संबंध में 50,000 रुपए तक ब्याज है तो उनको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिक ऐसे नागरिकों को माना जाता है जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो। 80U यह भी एप्लीकेबल है, शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्ति, मतलब जो डिसेबल्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है, उनको 80U के अंतर्गत भारत के निवासी होने पर अधिकतम 75,000 रुपए और गंभीर रूप से अगर पीड़ित है तो 1,25,000 रुपए तक उन्हें 80U के अंतर्गत छूट की पात्रता होती है। अर्थात सामान्य दिव्यांग होने पर 75% और विशिष्ट 75% से अधिक दिव्यांगता होने पर 1,25,000 रुपए तक की 80U सेक्शन में छूट की पात्रता होती है। इस प्रकार हमने देखा कि हमें 80CCC से लेकर 80U तक विभिन्न प्रकार की छूट आयकर विभाग द्वारा इस आशय के साथ दी जाती है ताकि हमें उचित लाभ हो और एक निश्चित दर पर ही हमारे द्वारा कर का भुगतान किया जाए, जिससे न कि हम पर भार हो और ना ही शासन प्रशासन पर। आशा करता हूं ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू प्लीज।